आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं। आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का क्या मतलब? सरकार की हार हो गई, विपक्ष की जीत गई। इससे सरकार को क्या सबक मिला? इससे विपक्ष को क्या हासिल हुआ? इससे देश को क्या मिला? और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार और भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। आप सभी जानते ही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो है खत्म हो गया है। सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। साथ ही देश को फिलहाल नया शिक्षा मंत्री भी मिल गया है, प्रहलाद जोशी के तौर पर। और अभी प्रहलाद जोशी के पास जो है आपको कई विभाग हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, साथ ही नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री है। और अतिरिक्त जो प्रभार अब उनके पास आ गया है वह है शिक्षा मंत्रालय का। इधर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। ये तमाम खबरें, और इन सब खबरों से आगे की बात जो शुरुआत में सवाल है, ये सवाल मेरे भी मन में और ये तमाम सवाल आपके भी जहन में जरूर होंगे और इसका जवाब आप ढूंढ रहे होंगे। तो उन सारे सवालों का जवाब आप एक एक कर समझिए, जानिए। और सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार क्या तो सबक, क्या ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं उससे क्या हुआ? सरकार कुछ सीखी कि नहीं सीखी मोदी की सरकार? क्योंकि इसको कहा जाता था कि ये अहंकारी सरकार है, तो झुकना पड़ गया। और एक जो थ्योरी, अभी राजनाथ सिंह को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह ने कभी कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो वो गलत साबित हुई और यह साबित हो गया कि नहीं, मोदी की सरकार में भी इस्तीफे होते हैं। और जो देश की युवा शक्ति है उसने इस बात को साबित कर दिया है। और 2018 में एमजे अकबर जो मंत्री थे उनका इस्तीफा सरकार ने लिया था, और मीटू की वजह से। और मीटू में कई महिला पत्रकारों ने एमजे अकबर पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि एमजे अकबर जो है अपने मन से इस्तीफा उस समय दे दिए होंगे, पर्दे के पीछे से उन पर दबाव जरूर बना होगा। खैर चलिए, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो यह एक ऐसा इस्तीफा है जो कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को जन आंदोलन के कारण, युवाओं की मांग के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। मतलब ये है कि सरकार के लिए सबक है। सरकार के लिए सबक इसलिए है कि सरकार इससे दो तीन चीज अब सबक लेकर आगे बढ़ भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के जरिए और कैबिनेट के जरिए इस बात का संदेश दिया भी है। इस जो पेपर लीक का जो मामला है इसको लेकर संशोधन बिल भी आने वाला है जल्द ही संसद में, और उसमें कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, इस तरह के प्रावधान उसमें हो सकते हैं। तो ये बात हो गई, तो ये भी सबक ही है। और सबक यह भी है कि अब सरकार तमाम उन मुद्दों को जो जनहित से जुड़े हैं और जो युवाओं से जुड़े हैं उसको अब इग्नोर नहीं करेगी, दरकिनार नहीं करेगी। तो इसलिए सरकार के लिए यह सबक है, सरकार हर बात पर हर जगह नहीं अड़ेगी। और एक चीज़ छूट रहा था उसको यहाँ ऐड कर देते हैं कि एक बार और मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर बैकफुट पर आना पड़ा था। 1.25 साल तक किसानों ने
दिल्ली में ये आंदोलन किया था और सरकार ने जो तीनों कृषि से संबंधित कानून थे वो वापस लिए थे। तो ये सरकार के लिए आपको सबक ही कहिए और यह भी समझिए कि इसको कहा जा रहा है, लोग दो तीन तरीके से कह रहे हैं कि यह एक सरकार के लिए बड़ा झटका है और कुछ कह रहे हैं कि यह तात्कालिक है, सबक लेगी सरकार और सबक लेने से सरकार को फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि जिस तरीके से लगातार सरकार तीसरी बार मोदी जो है प्रधानमंत्री बने तो उसमें युवाओं का कहा जा रहा है कि बड़ा योगदान था, हाथ था ऐसे वोटरों का। तो जो ऐसे वोटर अलग हो रहे थे उसने सरकार ने इस तरह के फैसले लेकर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर, इस इस्तीफे से फायदा ये हुआ कि सरकार यह बात को साबित कर दी या भाजपा के तमाम नेता जो है यह तर्क दे रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि मोदी की जो सरकार है वह सबके लिए है और सबकी सुनती है, सबको ध्यान में रखती है, इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। ये मतलब और जो छिटक रहे थे युवा वोटर उसको फिर से भाजपा अपने तरफ आकर्षित कर लेगी। इसमें कुछ वक्त लगेगा लेकिन हासिल कर लेगी, ऐसा बीजेपी का कहना है, ऐसा सरकार का कहना है और मतलब पर्दे के पीछे, ऑफिशियल नहीं। खैर, तो इतना समझ लीजिए सरकार को इससे जो सरकार जो लड़खड़ा रही थी या दूसरे किनारे की तरफ सरकार की नैया जो लग रही थी, जैसे लग रहा था कि वह देश के लोगों से कट रही है, युवाओं से कट रही है, तो युवाओं ने फिर उसको बीच में ला के रख दिया है कि नहीं, आप जो है देश के युवाओं के साथ चलिए, देश की बात को मानिए। ठीक, तो इससे सरकार को फायदा होगा। तो ये सबक कह सकते हैं कि सरकार अब इस तरीके से नहीं अड़ेगी, जो जेन्युइन चीजें होगी उस पर सरकार ध्यान देगी। अब दूसरा सवाल ये था शुरुआत में कि विपक्ष को इससे क्या हासिल हुआ। विपक्ष को इससे क्या विपक्ष जीत गई? वाकई में मोदी सरकार की हार हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद, और यह भी समझिए कि इससे विपक्ष की जीत हुई है। विपक्ष जैसे आप देख रहे थे कि विपक्ष के नेता दांत कैसे चियार रहे थे। दांत आपको याद है ना, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए तो एकदम दांत निपोड़ रहे थे तमाम नेता और एकदम समझिए कि बेहोशी की स्थिति में आ गए थे। तो यह जो आंदोलन हुआ और जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर आई, तो उससे एक बड़ा समझिए कि टॉनिक मिल गया है विपक्षी नेताओं को, तमाम विपक्षी दलों को, और विपक्षी दलों को इस बात का एहसास हो गया है कि इस तरीके से सरकार को झुकाया जा सकता है, सरकार को घुटने पे टेकने के लिए मजबूर किया जा सकता है अगर जनता के मुद्दे को, अगर युवाओं के मुद्दे को, वाकई में जो मुद्दे हो उसको अगर सड़क पर ये करके उतरा जाए। क्योंकि विपक्ष अब तक सोशल मीडिया पर ही खेल खेलते आ रही थी, तो सड़क पर उतरकर बहुत कुछ बदला जा सकता है, सरकार को सीधा भी किया जा सकता है। तो ये विपक्ष को हासिल हुआ है। विपक्ष मतलब एकता का एहसास जो है विपक्ष को हो गया है। इंडिया गठबंधन इससे खुद को बम महसूस कर सकता है, कर भी रहा होगा। खैर, तो ये हो गया 2 पॉइंट कि इससे विपक्ष को हासिल हुआ कि इससे जो उसके कैडर हैं उसके हौसले बुलंद हो गए कि आगे बहुत कुछ किया जा सकता है। मोदी को भी हटाया जा सकता, अमित शाह को भी हटाया जा सकता, देश से इस सरकार को भी हटाया जा सकता है। तो हौसले बुलंद हुए हैं विपक्षी दलों को, तो ये हासिल हुआ है। और अब सवाल ये है कि देश को क्या मिला इन चीज़ों से। तो देश को जो मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिला है। देश को ये मिला कि सीजेपी के तौर पर भले यह आंदोलन जब शुरू हुआ, जब इस चीज़ की शुरुआत हुई तो मीम से व्यंग्यात्मक आंदोलन था ये, चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो इसको व्यंग के रूप में ही देखा गया। लेकिन ऐसा लोगों को अब समझ में आ रहा है, या युवाओं को, जेन जी को यह बात समझ में आ गई है कि अगर मुद्दे जेन्युइन हो
तो इस तरह से हंसी मजाक में भी और हास्य व्यंग में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, सरकार को पलटा जा सकता है, सरकार को शीर्षासन कराया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो अहंकारी होने का एक स्टिकर या एक लेवल जो चिपक गया था मोदी की सरकार पर कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी किसी की बात नहीं सुनते, जो उनकी मन में होती है, जो अमित शाह रणनीति बनाते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। देश को इस आंदोलन से एक बड़ी उम्मीद जगी है और देश के लोगों को, युवाओं को, जेन जी को ऐसा महसूस हो गया है कि हम कभी भी अपनी मांग को लेकर जो है सरकार को पलट सकते हैं, सरकार को अगर किसी दल को सत्ता में ला सकते हैं तो उसको भगा भी सकते हैं। तो एक नई उम्मीद इस आंदोलन से देश के लोगों को फिर मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आंदोलन की उपज थे। वैसे कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरे हैं, फाउंडर हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो फोटो कॉपी हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं पर्दे के पीछे हैं और पर्दे पे दीपके ही हैं। तो खैर ये बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल देश को अभिजीत दीपके के रूप में एक बड़ा हासिल हुआ है। अब सबसे आखिर सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बड़ा सवाल, वो ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद मोदी सरकार और भाजपा के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है? तो इसको समझना होगा। अब इसको कैसे समझिएगा? तो इसको ऐसे समझिए कि वाकई में खतरे की घंटी बज गई है। खतरे की घंटी इसलिए बजी है कि इससे जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं वो अब उस बुलंदी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे किसी भी निर्णय लेने के लिए, किसी भी तरह के फैसले के लिए। अब वो फूक फूक कर कदम चलेंगे, मतलब आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। और इधर मोदी का जो अभियान था वो देश को और यहाँ की सियासत और तमाम चीज़ों को तेज़ी से बदलने का संकल्प था। और कई बड़े फैसले जो हैं नरेंद्र मोदी ने लिए हैं जो देश के लिए ऐतिहासिक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले जो जेन जी इस आंदोलन में शामिल थे वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये है कि खतरे की घंटी कैसे? तो खतरे की घंटी ये समझिए कि 7 राज्यों में अगले साल चुनाव है 2027 में, जिसमें गोवा है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और गुजरात है। अगर अभी भी इन सब चीज़ों को अगर सरकार नहीं संभालती या आगे नहीं संभलेगी तो मुश्किल हो जाएगा कि इन राज्यों में जहां पर भाजपा अभी सरकार में है वहां उसकी वापसी हो। और साथ ही भाजपा के लिए खतरे की घंटी अब यह भी है कि भाजपा जो समझती थी कि एकदम मोदी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है, मोदी के नाम पर कहीं से भी हम वोट ले लेंगे, कहीं भी हम सरकार बना सकते हैं, तो ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। और सरकार के लिए खतरे की घंटी यह भी है, मोदी सरकार के लिए, कि 2 चीज़ों को समझिए। एक राहुल गांधी ने कहा कि ये तो होना ही था धर्मेंद्र प्रधान को लेके, और साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि 2 काम अभी बाकी है। एक तो नरेंद्र मोदी का देश की युवाओं से माफ़ी मांगना, और एक बात और राहुल गांधी ने कही है और कहा है कि ये सब जो चीज़ें हुई, मतलब छात्रों पे जो आरोप है कि अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जंतर मंतर पर, तो उसके लिए दोषी मानते हैं। मतलब किसको? तो अमित शाह को राहुल गांधी। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार के कॉलर तक पहुंचने की अब तैयारी जो है हो गई है कांग्रेस की। कॉलर का मतलब यहाँ पर यह है कि मोदी और अमित शाह अब सीधे टारगेट पर होंगे राहुल गांधी के, तमाम विपक्षी दलों के। तो ये है सरकार के लिए खतरे की घंटी। और सरकार के लिए खतरे की घंटी एक और है, वह है सीजेपी का इशारा। सीजेपी ने
कहा कि आंदोलन खत्म हो गया, जंतर मंतर से सब लौटने भी लगे। लेकिन सीजेपी ने एक बड़ा इशारा दिया है। सीजेपी ने कहा है कि फिलहाल इस आंदोलन को खत्म किया जाता है, क्योंकि सरकार उनकी सारे मांगे मान ली है। लेकिन सीजेपी ने यह भी कहा है कि वह युवाओं के मुद्दे को टटोल रही है और तमाम चीज़ों को देख रही है, परख रही है। ज़रूरत पड़ने पे फिर इससे कुछ बड़ा हो सकता है। और एक खबर आई थी, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके से एक बिहार की छात्रा ने बड़ी मांग की, भावुक होते हुए, रोते हुए, और कहा कि भैया, बिहार में जिसको अभी फिलहाल मुख्यमंत्री बनाया गया है, मतलब सम्राट चौधरी को, वह 7वीं फेल हैं और हमने इसके लिए एनडीए को वोट नहीं दिया था। इस पर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारा निशाना, जो अब अगला टारगेट है, वह बिहार ही है। मतलब यह समझ सकते हैं कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है कि नहीं। यह बिहार सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है और साथ ही भाजपा के लिए भी, एनडीए के लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है। और इसके आगे की बात एक लाइन, 2 लाइन में और बताते हैं। और आगे की बात ये कि यह सिर्फ मोदी और शाह के सरकार के कॉलर, मतलब मोदी और शाह के तक पहुंचने की बात नहीं है। अभिजीत दीपके का यह कहना कि उनका टारगेट अब बिहार है, यह भी, इससे भी आगे है उत्तर प्रदेश, इससे भी आगे है राजस्थान, इससे आगे भी है मध्य प्रदेश। मतलब भाजपा शासित राज्यों पर कब्जा करना, वहाँ के मुद्दों को उठाना, इसी तरीके से हंगामे करना, आंदोलन खड़ा करना और भाजपा को भगाना सत्ता से। तो है ना वाकई में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी और मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी। तो मुझे लगता है कि सियासत में उन सभी पहलुओं को आप समझ गए होंगे जो आपके मन में अभी सवाल उठ रहे होंगे। तो आज सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।